आज की कहानी एक दिमागी जंग की है। एक तरफ थे ब्रिटिश शासक जिनके पास कानून, पुलिस और ताकत थी। दूसरी तरफ थे भारतीय पत्रकार जिनके पास सिर्फ कलम, स्याही और देश के लिए एक जज्बा था। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ब्रिटिश भारत में प्रेस का इतिहास सिर्फ अखबार छापने की कहानी नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त खिंचतान की दास्तां है। हाँ, एक लगातार चलने वाली खींचतान। हर बार जब सरकार ने आवाज दबाने के लिए एक नया ताला बनाया, तो पत्रकारों ने उसे खोलने के लिए एक नई चाबी ढूंढ निकाली। तो चलिए इस जंग की परतें खोलते हैं। और ये जंग इसलिए जरूरी थी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश सरकार प्रेस से बहुत डरती थी। उन्हें इस बात का खौफ था कि अगर भारत में उनके कारनामों की, उनकी लूट की खबरें छप गईं, तो लंदन तक पहुंच जाएंगी। हाँ, लंदन में बैठे उनके आकाओं तक पहुंच जाएंगी, उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए प्रेस पर काबू पाना उनके लिए सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि भारत पर अपना राज बनाए रखने का एक अहम हथियार था। हिक्की के साथ हिक्की उन्होंने भारत का पहला अखबार निकाला, द बंगाल गजेट। पर हिक्की कोई आम पत्रकार नहीं थे। वो कंपनी के बड़े बड़े अफसरों, यहाँ तक कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की निजी जिंदगी और उनके भ्रष्टाचार पर खुलकर लिखते थे। अरे वाह, यानी पहले ही अखबार ने सीधे सत्ता से टक्कर ले ली। इसका अंजाम क्या हुआ? वही जो अक्सर होता है, सरकार नाराज हो गई। शुरू होने के सिर्फ 2 साल के अंदर 1782 में उनके प्रेस को जब्त कर लिया गया। अच्छा। हाँ, और हिक्की को जेल हो गई। लेकिन उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया था। उनके बाद द बंगाल जर्नल और द मद्रास कुरियर जैसे कई अंग्रेजी अखबार आए, पर कंपनी हमेशा एक डर में जीती रही कि कोई दूसरा हिक्की पैदा ना हो जाए। बिल्कुल, और इसी डर ने उन्हें पहला बड़ा कानून बनाने पर मजबूर किया। 1799 का वो एक्ट। जी हाँ, 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लेकर आए। बहाना ये बनाया गया कि फ्रांस भारत पर हमला कर सकता है और अखबारों से कोई खुफिया जानकारी लीक न हो जाए। पर असली मकसद कुछ और था। कुछ और ही था। इस कानून ने प्री सेंसरशिप लागू कर दी। प्री सेंसरशिप मतलब? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब था कि कोई भी खबर छापने से पहले उसे सरकार के एक अधिकारी को दिखाना पड़ता था। अच्छा। वो अधिकारी तय करता था कि क्या छपेगा और क्या नहीं। यानी लिखने की आजादी तो दूर, सोचने की आजादी पर भी ताला लगा दिया गया था। हालांकि 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसे हटा दिया, जो दिखाता है कि नीतियों में थोड़ा उतार चढ़ाव था। लेकिन ये राहत ज्यादा दिन नहीं चली होगी। हमारे स्रोत बताते हैं कि 1823 में एक और सख्त कानून आया। हाँ, 1823 में जॉन एडम्स लाइसेंसिंग रेगुलेशंस लेकर आए। अब बिना लाइसेंस के प्रेस चलाना या कुछ भी छापना एक जुर्म बन गया। और लाइसेंस सरकार की मर्जी पर था। बिल्कुल, सरकार किसी का भी लाइसेंस जब चाहे रद्द कर सकती थी। लेकिन यहाँ से बात और गंभीर हो जाती है। ये कानून सिर्फ एक सामान्य नियम नहीं था। मतलब? इसमें खास क्या था? इसका असली निशाना भारतीय थे। इसे खास तौर पर भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों और भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे प्रेसों को कुचलने के लिए बनाया गया था। अच्छा। और इसका पहला और सबसे बड़ा शिकार बने राजा राम मोहन रॉय। उनके पारसी भाषा के अखबार मिरात उल अखबार को इस दमनकारी कानून के विरोध में बंद करना पड़ा। तो ये भारतीय बुद्धिजीवियों की आवाज पर पहला सीधा हमला था। हाँ, पहला बड़ा हमला। मतलब सरकार ने सीधे सीधे एक पढ़े लिखे तबके की आवाज को ही कुचल दिया, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी भाषा में लिख रहे थे। ये तो बहुत बड़ी बात थी। तो क्या इसके बाद अंधेरा ही छाया रहा? नहीं, अंधेरे के बाद एक उम्मीद की किरण भी दिखी। 1835 में सर चार्ल्स मेटकाफ गवर्नर जनरल बने। मेटकाफ। उन्होंने आते ही 1823 के इस कठोर नियम को रद्द कर दिया। इस एक कदम ने उन्हें इतिहास में एक शानदार खिताब दिलाया, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस। बिल्कुल। वाह। तो इस मुक्तिदाता के आने से क्या बदला? बहुत कुछ। नए कानून के तहत प्रकाशक को सिर्फ ये बताना होता था कि उनका प्रेस कहाँ है। कोई लाइसेंस नहीं, कोई प्री सेंसरशिप नहीं। तो इसका असर तो जबरदस्त हुआ होगा। जबरदस्त। पूरे देश में अखबारों की जैसे बाढ़ आ गई। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शहरों से प्रकाशन शुरू हो गए। लेकिन मुझे शक है कि अच्छे दिन ज्यादा टिके नहीं होंगे, खासकर 1857 के विद्रोह के बाद। आपका शक बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह ने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ? जैसे ही विद्रोह की आग भड़की, अंग्रेजों ने सबसे पहला हमला प्रेस पर किया। उन्होंने फौरन 1857 का लाइसेंसिंग एक्ट फिर से लागू कर दिया। फिर से? और इस बार ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। सरकार को किसी भी किताब,
किसी भी अखबार या किसी भी पर्चे के प्रकाशन और सर्कुलेशन को रोकने का पूरा अधिकार मिल गया। ये एक पैटर्न दिखाता है कि जब भी सत्ता पर संकट आता है तो सबसे पहली गाज अभिव्यक्ति की आजादी पर ही गिरती है, हमेशा। तो 1857 के बाद सरकार ने लाइसेंसिंग एक्ट तो वापस लगा दिया, पर हमारे स्रोत बताते हैं कि 10 साल बाद 1867 में एक नया रजिस्ट्रेशन एक्ट आया। ये थोड़ा अजीब नहीं है? क्या सरकार का रवैया नरम पड़ गया था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सरकार का रवैया नरम नहीं पड़ा था, बल्कि चालाक हो गया था। अच्छा। उन्होंने समझा कि सीधे सीधे दबाने से विरोध बढ़ता है। तो 1867 का प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट प्रतिबंधात्मक कम और नियामक ज्यादा था। एक मिनट, प्रतिबंधात्मक और नियामक, इन दोनों में क्या फर्क है? इसे जरा आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए, एक नियामक मतलब रेगुलेटरी कानून ट्रैफिक लाइट की तरह है, जो बस ये बताता है कि आपको रुकना कहाँ है और चलना कहाँ है। नियम क्या है? जैसे इस कानून में था कि आपको प्रिंटर, प्रकाशक का नाम और जगह छापनी होगी और एक कॉपी सरकार को भेजनी होगी। ठीक है। लेकिन एक प्रतिबंधात्मक मतलब रिस्ट्रिक्टिव कानून एक बड़े से बैरिकेड की तरह है जो आपको आगे जाने से ही रोक देता है। जैसे 1857 का लाइसेंसिंग एक्ट। बिल्कुल। तो 1867 का एक्ट एक ट्रैफिक लाइट जैसा था, जिसने प्रेस को एक दायरे में तो रखा पर उसे पूरी तरह रोका नहीं। और शायद इसी ट्रैफिक लाइट वाले माहौल में भारतीय पत्रकारिता ने अपनी असली ताकत दिखानी शुरू की। बिल्कुल। यहीं से भारतीय प्रेस का वो दौर शुरू होता है जहां वो सिर्फ खबरें देने वाला नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की मशाल जलाने वाला बन गया। जैसे जी सुब्रमण्या अय्यर का द हिंदू, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का द बंगाली, बाल गंगाधर तिलक का केसरी और दादा भाई नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया जैसे अखबार सामने आए। और इन अखबारों की सबसे खास बात क्या थी? इनकी सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये मुनाफे के लिए नहीं चलाए जा रहे थे। ये एक मिशन थे, एक राष्ट्रीय सेवा। इनका मकसद था लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताना और सरकार की गलत नीतियों की धज्जियां उड़ाना। ये उस वक्त की विपक्षी पार्टी की तरह काम कर रहे थे, जब कोई औपचारिक विपक्ष था ही नहीं। और इनकी पहुंच सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही लाइब्रेरी मूवमेंट का जिक्र आता है। अच्छा। इन राष्ट्रवादी अखबारों की कॉपियां दूर दराज के गांवों तक पहुंचती थीं। वहां स्थानीय पुस्तकालयों में, जहां ज्यादातर लोग पढ़ नहीं सकते थे, एक इंसान अखबार को जोर जोर से पढ़ता था और बाकी पूरा गांव उसे घेर कर सुनता था। वाह, मतलब एक अखबार की कॉपी से पूरा गांव खबरें और विचार जान लेता था। ये तो उस जमाने में आज के सोशल मीडिया जैसा ही असर रहा होगा। हाँ, एक तरह से। जाहिर है सरकार को ये विपक्षी पार्टी और उसका ये सोशल मीडिया पसंद नहीं आया होगा। यानी आईपीसी की एक बहुत ही बदनाम धारा का इस्तेमाल शुरू किया, धारा 124A। 124A, ये तो राजद्रोह मतलब सेडिशन वाला कानून है जो आज भी खबरों में रहता है। जी हाँ, वही। इसके तहत अगर आपने अपने लेखों या भाषणों से सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने की कोशिश की तो आपको उम्र कैद तक की सजा हो सकती थी। ये तो बहुत बड़ा और खतरनाक हथियार था। तो क्या पत्रकार इससे डर गए? डरे नहीं, बल्कि और चतुर हो गए। यही तो वो दिमागी जंग मजेदार हो जाती है। वे कानून की पकड़ से बचने के लिए दिलचस्प तरीके अपनाते थे। जैसे सरकार की तीखी आलोचना करने से ठीक पहले वो महारानी विक्टोरिया की शान में 2-4 लाइनें लिख देते थे अपनी वफादारी दिखाने के लिए। या फिर वे सीधे अपनी राय लिखने के बजाय ब्रिटेन के ही किसी समाजवादी नेता या आयरलैंड के किसी राष्ट्रवादी के लेख को कोट कर देते थे जो ब्रिटिश सरकार की आलोचना कर रहा होता था। तो सरकार उन पर सीधे राजद्रोह का आरोप कैसे लगाती? मुश्किल था। ये तो कमाल का पैंतरा था। लेकिन ये चूही बिल्ली का खेल कब तक चला? सरकार ने कब अपना सबसे बड़ा दांव खेला? वो वक्त आया लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। 1876-77 में भारत में भयानक अकाल पड़ा था। लाखों लोग भूख से मर रहे थे। और उसी वक्त लॉर्ड लिटन दिल्ली में एक आलीशान शाही दरबार का आयोजन कर रहे थे। इस पर तो बहुत आलोचना हुई होगी। जबरदस्त। भारतीय भाषाओं के अखबारों ने इस अमानवीयता पर सरकार को जमकर लताड़ा। उन्होंने लिखा कि जब प्रजा भूखी मर रही है तब शासक जश्न मना रहे हैं। इस आलोचना ने तो सरकार को हिलाकर रख दिया होगा। हिलाकर भी और डराकर भी। देसी भाषाओं के प्रेस की बढ़ती ताकत और बेपाक आलोचना से सरकार इतना घबरा गई कि उन्होंने इसे हमेशा के लिए खामोश करने का फैसला किया। और इसी का नतीजा था वो 1878 का कुख्यात वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। इसे तो द गैगिंग एक्ट यानी मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता है। हाँ, यही निकनेम था इसका।
इसके नाम से ही इसकी नीयत का अंदाजा हो रहा है। इसमें ऐसा क्या था? इसके प्रावधान बहुत ही क्रूर थे। पहला, जिले के मजिस्ट्रेट मतलब डीएम को ये अधिकार दिया गया कि वो किसी भी देसी भाषा के अखबार के प्रिंटर या प्रकाशक को बुलाकर एक बॉन्ड पर साइन करवा सकता था। कैसा बॉन्ड? बॉन्ड में लिखा होता था कि वो सरकार के खिलाफ कोई भी असंतोष फैलाने वाली सामग्री नहीं छापेगा। और अगर किसी ने ये बॉन्ड तोड़ने की हिम्मत की तो डीएम उससे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी जमानत की रकम मांग सकता था, और अगर अखबार में फिर भी गलती की तो वो जमानत की रकम जब्त हो जाती। और अगर तीसरी बार? अगर अपराध तीसरी बार दोहराया गया तो प्रेस की मशीनरी तक जब्त की जा सकती थी, यानी आपकी रोजी रोटी ही छीन ली जाती। एक मिनट, लेकिन इसका सबसे खतरनाक हिस्सा तो कुछ और था ना? हाँ, इसका सबसे निरंकुश प्रावधान ये था कि इस पूरे मामले में डीएम का फैसला ही आखिरी होता था। मतलब कोई अपील नहीं? आप उसके फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं कर सकते थे। डीएम ही जज, जूरी और जल्लाद सब कुछ था। ये सरासर तानाशाही थी। लेकिन इस कानून में एक बहुत बड़ा लूप होल था, एक सुराख था, है ना? ये कानून सिर्फ देसी भाषाओं पर था। बिल्कुल, ये सिर्फ भारतीय भाषाओं के अखबारों पर लागू होता था, अंग्रेजी अखबारों पर नहीं। और इसी लूप होल का अमृता बाजार पत्रिका ने जो फायदा उठाया वो तो भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में अमर हो गया। बताइए क्या क्या उन्होंने? अमृता बाजार पत्रिका उस वक्त बंगाली और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपती थी, लेकिन मुख्य रूप से वो एक बंगाली अखबार थी। जैसे ये एक्ट पास हुआ उसके अगले ही दिन से वो रातों रात पूरी तरह से एक अंग्रेजी अखबार में बदल गई। रातों रात? रातों रात। सरकार देखती रह गई, वो कानून की पकड़ से ही बाहर हो गए। ये तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा था। शानदार। लेकिन जाहिर है हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं रहा होगा। नहीं, इस कानून का पूरे भारत में जबरदस्त विरोध हुआ। आखिरकार इस विरोध के चलते 1882 में अगले वाइसरॉय लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द कर दिया। अच्छा, तो ये रद्द हो गया? हाँ, लेकिन इसी दौर में 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले भारतीय पत्रकार बने जिन्हें अदालत की अवमानना के लिए जेल हुई। उन्होंने अपने अखबार द बंगाली में कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जज की आलोचना की थी जो एक हिंदू देवी की मूर्ति को कोर्ट में लाने का आदेश दे रहे थे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को तो जेल हो गई, लेकिन सरकार शायद ये नहीं जानती थी कि एक शख्स ऐसा आने वाला था जो इन कानूनों को सीधे सीधे चुनौती देगा और प्रेस की ताकत को एक नए ही लेवल पर ले जाएगा। बिल्कुल। और उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने पत्रकारिता को सिर्फ खबरें लिखने का माध्यम नहीं समझा। उन्होंने अपने 2 अखबारों, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा को ब्रिटिश राज के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। वो सिर्फ लेख नहीं लिखते थे, बल्कि अपनी पत्रकारिता को जमीनी आंदोलनों से जोड़ते थे। जैसे 1896 में उन्होंने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का आंदोलन चलाया और महाराष्ट्र के अकाल पीड़ित किसानों को नो टैक्स यानी लगान न देने के लिए संगठित किया। ये सब उनके अखबारों के जरिए हो रहा था? हाँ, सब कुछ। और सरकार ने उन्हें निशाना बनाने का मौका कब ढूंढा? वो मौका आया 1897 में। उस साल पूना में प्लेग की भयानक महामारी फैली थी। अच्छा। सरकार बीमारी को काबू करने के लिए बहुत कठोर तरीके अपना रही थी। अंग्रेज सैनिक लोगों के घरों में घुसकर जबरदस्ती करते थे, जिससे जनता में बहुत गुस्सा था। इसी माहौल में प्लेग कमेटी के चेयरमैन मिस्टर रैंड और एक और अंग्रेज अफसर की चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी। और सरकार ने इसका इल्जाम तिलक पर लगा दिया? सीधे तौर पर नहीं। सरकार ने इस मौके का फायदा उठाकर तिलक को सबक सिखाने का फैसला किया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने अखबार केसरी में अपनी कविता शिवाजी के उद्गार के जरिए हत्या के लिए उकसाया है। कविता के जरिए? हाँ, उन पर धारा 124A के तहत राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें 18 महीने की सख्त कैद की सजा सुनाई गई। कविता लिखने पर राजद्रोह, ये तो बहुत ही अजीब बात है। लेकिन सरकार का ये दाव भी उल्टा ही पड़ा होगा। बिल्कुल। जेल से निकलने के बाद तिलक एक मामूली नेता से एक राष्ट्रीय हीरो बन गए। पूरा देश उन्हें जानने लगा और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। जिस आवाज को दबाना चाहा था वो और भी बुलंद हो गई। और भी बुलंद। तो इस बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर सरकार ने क्या किया? क्या कानूनों को और भी सख्त बनाया? हाँ, उन्होंने अपने कानूनी हथियारों को और धारदार बनाया। धारा 124A में संशोधन करके उसे और खतरनाक बनाया गया और एक नई धारा जोड़ी गई, IPC 153A। ये 153A क्या थी? ये धारा बहुत चालाकी से बनाई गई थी।
कागज पर इसका मकसद था विभिन्न वर्गों जैसे हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने को अपराध बनाना। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल भारतीय और अंग्रेज इन दो वर्गों के बीच किसी भी तरह के तनाव को लिखने से रोकने के लिए किया। अच्छा। अगर कोई पत्रकार अंग्रेजी हुकूमत की नस्लवादी नीतियों की आलोचना करता तो उस पर यह आरोप लगा दिया जाता कि वो भारतीयों और अंग्रेजों के बीच नफरत फैला रहा है। यानी एक और दिमागी खेल। हाँ। तो तिलक के राष्ट्रीय हीरो बनने और स्वदेशी आंदोलन के जोर पकड़ने के बाद सरकार का रवैया और भी सख्त हो गया होगा। बहुत ज्यादा सख्त। उन्होंने एक के बाद एक दो बड़े हथियार इस्तेमाल किए। पहला था 1908 का न्यूज़पेपर्स एक्ट। ये कानून मजिस्ट्रेटों को उन प्रेसों की संपत्ति और मशीनरी जब्त करने का अधिकार देता था जो हिंसा भड़काने वाली सामग्री छापते थे। और इसी कानून का इस्तेमाल फिर से तिलक के खिलाफ हुआ। हाँ, 1908 में लोकमान्य तिलक पर फिर से राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन पर केसरी में छपे लेखों के आधार पर आरोप लगे और इस बार उन्हें 6 साल के काले पानी की सजा देकर बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। 6 साल, ये तो बहुत लंबी सजा थी। और यहीं एक बहुत ही दिलचस्प अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आता है। जब तिलक को ये सजा सुनाई गई तो इसके विरोध में बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों और रेलवे कर्मचारियों ने एक बहुत बड़ी हड़ताल कर दी। अच्छा। ये भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल में से एक थी और इसकी प्रशंसा लेनिन ने की थी। लेनिन ने? हाँ, उन्होंने इसे भारतीय मजदूर वर्ग के राजनीति में प्रवेश के रूप में देखा था। ये तो बहुत बड़ी बात है। यानी भारत में एक पत्रकार की गिरफ्तारी की गूंज मॉस्को तक सुनाई दे रही थी। इससे हमें उस दौर में भारतीय प्रेस के संघर्ष की अहमियत का अंदाजा लगता है। बिल्कुल। और तिलक को जेल भेजने के बाद सरकार अपना आखिरी और सबसे क्रूर कानून लेकर आई, 1910 का इंडियन प्रेस एक्ट। अच्छा। इस कानून ने 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की सारी दमनकारी बातों को फिर से जिंदा कर दिया। और इस बार ये सिर्फ देसी भाषाओं पर नहीं बल्कि अंग्रेजी समेत सभी अखबारों पर लागू होता था। इसमें रजिस्ट्रेशन के वक्त ही 500 से 5,000 रुपए तक की सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती थी, जिसे सरकार अपनी मर्जी से जब्त कर सकती थी। इसका असर क्या हुआ? क्या इसने भारतीय प्रेस की कमर तोड़ दी? इसने बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। हमारे स्रोतों के मुताबिक इस कानून के तहत लगभग 1,000 अखबारों पर मुकदमे चलाए गए। 1,000? हाँ, 5 लाख रुपए से भी ज्यादा की जमानत जब्त की गई, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी, और 500 से ज्यादा प्रकाशनों को बंद करवा दिया गया। बाप रे। ये भारतीय प्रेस के लिए एक बहुत ही काला दौर था। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी दिमागी जंग का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये दिखाता है कि भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों, जुलूसों और सभाओं में ही नहीं लड़ी गई, नहीं, बल्कि उसका एक बहुत बड़ा मोर्चा अखबारों के पन्नों पर भी खुला हुआ था। सही कहा। और ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष था। ऐसा नहीं हुआ कि ये कानून हमेशा के लिए रह गए। जब विरोध बढ़ा तो 1908 और 1910 के इन कठोर कानूनों को 1921 में एक कमेटी की सिफारिशों पर रद्द कर दिया गया। लेकिन फिर जैसे ही 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, सरकार 1931 में इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट ले आई। तो ये चक्कर चलता रहा। जब भी सरकार को लगा कि उसकी सत्ता को चुनौती मिल रही है, उसने सबसे पहले प्रेस की आजादी पर ही हमला किया। ये बात सोचने वाली है। आज के दौर में भी जब हम सोशल मीडिया, फेक न्यूज़ और प्रेस की आज़ादी पर सरकारी नियंत्रण को लेकर बहस करते हैं, तो इतिहास की ये पड़ताल हमें एक ज़रूरी सवाल पूछने का मौका देती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने वाले कानूनों और राष्ट्रीय हित के बीच की वो महीन रेखा, आखिर उसे कौन, कैसे और किस नियत से तय करता है?